जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू खुंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज आप सभी का खुंगा एकेडमी के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, जो आपके आगामी एग्जाम्स होने वाले हैं, जैसे कि आर्मी का जीडी एग्जाम, ट्रेडमैन, ठीक है, टेक्निकल और एनए के एग्जाम होने वाले हैं। उनसे साइंस से संबंधित और क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आज ईद है और आप सभी को ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज शायद पेपर नहीं है, लेकिन हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको दे रहे हैं जो आपके आने वाले शिफ्ट्स में पूछे जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट हैं तो वो चाहे जीडी का बच्चा हो, क्लर्क का बच्चा हो, ट्रेडमैन, एनए, टेक्निकल, ये बेसिक क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। टेक्निकल में तो आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री का वेटेज ज्यादा होता है और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी ये क्वेश्चंस आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो हमने वो सारे क्वेश्चंस इसमें इंक्लूड कर रखे हैं जो कि किसी ना किसी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं और आपके एग्जाम में पूछने की संभावना है, पूछे जाते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी और आप सभी लोग इसको जरूर देखिए, है ना, और इसको शेयर भी करिए अपने दोस्तों के बीच में, जिसमें ज्यादातर लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसमें हेल्प मिल सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो क्या है। पहला क्वेश्चन कह रहा है विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन B12। देखिए, विटामिन B12 की बात करें तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम होता है, इसका आंसर आएगा साइनोकोबालामिन। क्या आता है इसका रासायनिक नाम? होता है साइनोकोबालामिन। जो साइनोकोबालामिन होता है ये इसका रासायनिक नाम है, इसको बोलते हैं साइनोकोबालामिन। क्या होते हैं? साइनोकोबालामिन। ये विटामिन B12 का केमिकल नेम होता है, रासायनिक नाम होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि विटामिन B12 में कौन सी धातु पाई जाती है, कौन सा मेटल होता है, धातु होता है जो विटामिन B12 में पाई जाती है, तो आप कहोगे कोबाल्ट धातु। कौन सी? कोबाल्ट धातु पाई जाती है। और विटामिन B12 की कमी से, देखिए इसमें धातु पूछी जाए तो आंसर आएगा कोबाल्ट धातु। और विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। एनीमिया रोग होता है, जिसको हम बोलते हैं एनीमिया डिजीज। एनीमिया डिजीज जो होती है वो विटामिन B12 की कमी से होती है। ठीक है, तो साइनोकोबालामिन, इसमें धातु कौन सी पाई जाती है? कोबाल्ट धातु पाई जाती है और ये विटामिन 12 का केमिकल नेम हो। एनीमिया को हम रक्त अल्पता भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? रक्त अल्पता भी कहते हैं, यानी कि ब्लड की कमी हो जाना, है ना, ब्लड की क्या हो जाना? कमी हो जाना। तो इसको हम रक्त अल्पता भी कहते हैं, यानी कि एनीमिया डिजीज कहलाती है। और डिसीज जो विटामिन से पूछी जा सकती हैं, तो आपको याद करके जाना है अपने एग्जाम में कि भाई किन किन का और पूछा जा सकता है। विटामिन ए मैंने कई बार बताया है, आपका इंपॉर्टेंट। देखिए, वैसे विटामिन को हम इस तरीके से भी कर सकते हैं कि देखिए जो विटामिन होती है ना, दो प्रकार से विटामिन को हम पढ़ सकते हैं। एक तो होता है वाटर सॉल्युबल और दूसरी फैट सॉल्युबल। कौन कौन सी? अगर हम विटामिन की बात करें तो विटामिन एक्चुअली में दो तरीके से हम पढ़ सकते हैं। एक तो होता है वसा में घुलनशील, वसा में घुलनशील विटामिन, घुलनशील विटामिन, इसको हम बोलते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन। कौन सी? फैट सॉल्युबल विटामिन। और दूसरी जो होती है वो पानी में घुलनशील, पानी में घुलनशील विटामिन होती है। घुलनशील विटामिन, पानी में घुलनशील विटामिन। तो एक होती है फैट सॉल्युबल विटामिन और दूसरी वाटर सॉल्युबल विटामिन। कौन सी वाटर सॉल्युबल विटामिन होती है और कौन सी फैट सॉल्युबल? तो अगर हम फैट सॉल्युबल विटामिन की बात करें तो आपको एक वर्ड याद रखना है। क्या? कीड़ा। क्या याद रखना है? कीड़ा। कीड़ा का मतलब ऐसे सोचो ना कि फैट रखा हुआ था, फैट में क्या गिर गया? कीड़ा गिर गया। कीड़ा का मतलब KEDA, इसका मतलब क्या हुआ? विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन ई और विटामिन डी और विटामिन ए। ये हमारे जो होती है, ये सारी की सारी विटामिन किसमें? फैट में सॉल्युबल होती हैं, वसा में घुलनशील होती हैं। विटामिन के का रासायनिक नाम होता है, क्या होता है भाई? विटामिन के का रासायनिक नाम होता है फिल्लोक्विनोन। क्या होता है? फिल्लोक्विनोन होता है। इसका रासायनिक नाम होता है फिल्लोक्विनोन। इसको इंग्लिश में भी बोलेंगे फिल्लोक्विनोन। फिल्लोक्विनोन।
ठीक है। ई का होता है टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल, इसका नाम होता है टोकोफेरॉल। तो ये सारी वसा में घुलनशील है, टोकोफेरॉल, ठीक है, टोकोफेरॉल। और एक क्वेश्चन विटामिन से पक्का पूछा जाता है आपके एग्जाम में। डी का क्या होता है? डी का होता है कैल्सीफेरॉल। कौन सा? कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल। डी का कौन सा भाई? कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का केमिकल नेम होता है। तो ये है कैल्सीफेरॉल, ठीक है, कैल्सीफेरॉल। और ए का होता है रेटिनॉल। कौन सा? रेटिनॉल। रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है, इसको बोलते हैं रेटिनॉल। रेटिनॉल विटामिन ए का केमिकल नेम है। आप लोग याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछा जाता है विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आपको याद रखना है विटामिन के की कमी से होता यानी रक्त का थक्का, जो रक्त का थक्का नहीं जमता है, यानी कि रक्त का थक्का नहीं जमता है, नहीं जमता है, यानी कि इसमें क्या होगा? ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी, रक्त का थक्का नहीं जमेगा। किसमें? विटामिन के की कमी से, ठीक है। और विटामिन ई से ये हमारे जनन शक्ति को, कौन सा? जनन शक्ति को क्षय करता है, इससे बांझपन होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, और विटामिन ए की कमी से रेटिनॉल, यानी कि रेटिनॉल इसका केमिकल नेम है। और विटामिन ए की कमी से होगा नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस या जीरोपैथेमिया डिजीज होगी। कौन सी? जीरोपैथेमिया। ये भी इंपॉर्टेंट है, विटामिन ए की कमी से कौन सा होता है? ये विटामिन ए की कमी से आपका जीरोपैथेमिया, देखो जियोपैथेमिया रोग, ठीक है, ये विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस। अच्छा, पानी में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? बी और सी। कौन कौन सी? बी और सी। बी का मतलब विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, यानी कि इसके अंतर्गत जो भी सारी विटामिन आएंगे वो वाटर में सॉल्युबल होंगी। और बी का रासायनिक नाम होता है थायमिन। क्या होता है? थायमिन होता है। इसकी कमी से कौन सा? वेरी वेरी रोग होता है। कौन सा? वेरी वेरी, ठीक है। सी का होता है एस्कॉर्बिक, एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? आप कहोगे सर इसकी कमी से होता है एनीमिया। कौन सा रोग होता है? इसकी कमी, सॉरी स्कर्वी। कौन सा? स्कर्वी रोग। कौन सा? स्कर्वी रोग। इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है, स्कर्वी डिजीज होती है। स्कर्वी यानी दांतों से खून आना, गम से खून आना, मसूड़ों से खून आना, विटामिन सी की कमी से होगी। और बी की कमी से वेरी वेरी रोग होता है। बेहद इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आप लोग याद करके जाइए, पक्का विटामिन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? स्मॉलेस्ट सेल पूछा गया है। सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? तो सबसे छोटी होती है माइकोप्लाज्म। कौन सी? माइकोप्लाज्म। ये है माइकोप्लाज्म। माइकोप्लाज्म को कैसी? स्मॉलेस्ट सेल है। कौन सी सेल होती है? स्मॉलेस्ट सेल। सबसे बड़ी कोशिका पूछा जाए, बड़ी कोशिका कौन सी होती है? सबसे बड़ी लार्जेस्ट सेल कौन सी होती है आपकी? तो ये होती है ऑस्ट्रिच एग, शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा, ऑस्ट्रिच एग। कौन सी? ऑस्ट्रिच एग, शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? सबसे लंबी कोशिका पूछी जाए कि सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? लंबी कोशिका यानी कि लॉन्गेस्ट सेल कोशिका, इसको क्या कहा जाता है? लॉन्गेस्ट सेल। लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ऐसे पूछा जाए ह्यूमन बॉडी ना, या पूरा वैसे ओवरऑल पूछ लिया जाए लॉन्गेस्ट सेल कौन सी होती है, आप बताओगे लंबी तंत्रिका कोशिका होती है। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आपसे इससे एग्जाम में पूछे जाते हैं। और सारी चीजें याद करके जाओ, पूरा का पूरा पेपर सही तरीके से आप करके आओगे, ये गारंटी है। लेकिन हाँ, उसके पहले पढ़ना पड़ेगा। जब तक आप पढ़ोगे नहीं तब तक कोई गारंटी नहीं है। चीजें तो करनी पड़ेंगी, याद तो करना पड़ेगा एग्जाम के लिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कहा, कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए कि कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहते हैं। आंसर तो आप लोगों को पता है, इसका आंसर आएगा माइटोकॉन्ड्रिया। और इस तरीके के क्वेश्चंस
एग्जाम मैंने क्लासरूम में आपको रटा रखे हैं, एक एक क्वेश्चंस रटा रखा है, और एक क्वेश्चंस बाहर से नहीं होगा। अगर आप प्रॉपर तरीके से नोट्स पढ़ के जाओगे, जितना मैंने करा रखा है, आपका एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। इसमें जो ऊर्जा होती है वो एटीपी के फॉर्म में स्टोर रहती है, और इसको बोलते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट और ये करेंसी है, करेंसी ऑफ सेल है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए लाइसोसोम को क्या कहते हैं, लिखना जरा, लाइसोसोम को कहते हैं, यह है लाइसोसोम को कहा जाता है कोशिका का आत्मघाती थैला। लिख लो, कोशिका का आत्मघाती थैला, सुसाइडल बैग ऑफ सेल, आत्मघाती थैला, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, इसी को कहते हैं सुसाइडल बैग। क्या कहते हैं? सुसाइडल बैग कहते हैं, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहा जाता है। अगर आपसे राइबोसोम पूछा जाए कि राइबोसोम को क्या कहते हैं, तो राइबोसोम कहलाता है कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री। क्या कहते हैं इसे? कोशिका की इसे कहा जाता है कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री। इसे कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। अच्छा, आप बता दो केंद्रक को क्या कहते हैं? जो हमारा न्यूक्लियस होता है, केंद्रक यानी न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस क्या कहलाता है? कोशिका का मस्तिष्क कहलाता है। क्या कहलाता है? मस्तिष्क कहलाता है। ये कोशिका का ब्रेन कहलाता है। ब्रेन हम कहते हैं कोशिका का, तो कोशिका का ब्रेन न्यूक्लियस। और पूछा जाता है, आप बता दो केंद्रक की खोज किसने की थी? आंसर आना चाहिए रॉबर्ट ब्राउन। किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन। और अगर आपसे पूछा जाए कि कोशिका की ही खोज किसने कर दी, तो कोशिका की खोज की थी कौन से? रॉबर्ट हुक। किसने? रॉबर्ट हुक ने कर दी। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सारे के सारे आप नोट करके जाओ। 100% आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। ऐसा कोई क्वेश्चंस नहीं है जो अभी तक आपके एग्जाम में ना पूछे जाए। इंपॉर्टेंट सेशन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रक्त का शुद्धिकरण का कार्य किसका है? मतलब किस अंग का कार्य है कि रक्त का शुद्धिकरण करता है? रक्त का शुद्धिकरण का कार्य किस अंग का है? जल्दी से इसका आंसर करिए। देखिए, रक्त का जो शुद्धिकरण का कार्य होता है वह होता है उसका हमारे गुर्दे का। इसको हम क्या बोलते हैं? वृक्क कहते हैं। तो रक्त का शुद्धिकरण का कार्य किसका है? वृक्क का होता है। वृक्क को बोलते हैं किडनी। क्या बोलते हैं? किडनी। ठीक है, वृक्क को क्या कहते हैं हम? किडनी। क्वेश्चंस पूछा जाएगा कि जो वृक्क होते हैं, वृक्क की कोशिका क्या कहलाती है? यानी वृक्क की जो कोशिका होती है उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं नेफ्रॉन। क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। और ये सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है किडनी की। नेफ्रॉन इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द किडनी। तो किडनी की जो कोशिका होती है उसको नेफ्रॉन कहते हैं। अच्छा, जल्दी से बता दो मस्तिष्क की कोशिका क्या कहलाती है? जो मस्तिष्क की सबसे छोटी इकाई होती है उसे क्या कहते हैं? यानी ब्रेन की कोशिकाओं को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं न्यूरॉन। क्या कहते हैं? न्यूरॉन। और अगर आपसे पूछा जाए किसी भी शरीर की, यानी कि जो जीवित कोशिका, जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वो क्या होती है? कोशिका होती है। क्या होती है? कोशिका होती है। तो ये सारी चीजें यानी सेल होती है। ये सारी चीजें आप याद करें, न्यूरॉन, ये सारी चीजें आपको क्या करना है? याद रखना है। उसके बाद अगर पूछा जाता है आपसे कि जो हमारी किडनी होती है, किडनी कितनी पेयर होती है? तो ये 1 पेयर पाई जाती है। क्या पाई जाती है? 1 पेयर। और किसमें सहायता करती है? तो उत्सर्जन में सहायता करती है। किसमें सहायता करती है? उत्सर्जन में। मानव का यानी एक्सक्रीशन में सहायता करती है। मानव का मेन जो वो होता है हमारा एक्सक्रेटरी ऑर्गन है, मुख्य उत्सर्जी अंग है, वो क्या होता है? आपका किडनी यानी वृक्क होते हैं। किडनी के अंदर एक
स्टोन पाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि किडनी के अंदर जो हमारी वृक्क होता है, वृक्क के अंदर एक पथरी पाई जाती है, एक स्टोन पाया जाता है, ये किसका बना होता है? द स्टोन प्रेजेंट इन किडनी इज मेड अप ऑफ कैल्शियम ऑक्जिलेट। किसका? कैल्शियम ऑक्जिलेट का बना होता है। ऑक्जिलेट, कैल्शियम ऑक्जिलेट का बना होता है। तो ये किसकी बनी होती है? कैल्शियम ऑक्जिलेट की बनी होती है। सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जल्दी से नोट डाउन कर लो और एक एक क्वेश्चंस को याद करना है आपको, जिसमें आप अच्छे से अपना पेपर कर सकें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा भाप अंगार गैस का सूत्र क्या है? देखिए इसको हम वाटर गैस कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? वाटर गैस। इसी को हम क्या कहते हैं? वाटर गैस कहते हैं। और वाटर गैस का फार्मूला होता है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। ये वाटर गैस का सूत्र है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, ऑक्साइड प्लस में क्या? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। अगर इन दोनों का मिश्रण है तो उसे हम क्या कहते हैं? भाप अंगार गैस या फिर वाटर अंगार। तो प्रोड्यूसर गैस भी पूछ सकते हैं, तो लिख लो प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर गैस, प्रोड्यूसर गैस, ठीक है, प्रोड्यूसर गैस ये पूछा जा सकता है आपसे। प्रोड्यूसर गैस का क्या होता है भाई? तो प्रोड्यूसर गैस का होता है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस में नाइट्रोजन। क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस में नाइट्रोजन। दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट हैं। भाप अंगार गैस, इसी को वाटर गैस कहते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, और ये कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन। अगर आपसे कभी भारी जल का पूछ लें, क्या पूछ लें? भारी जल का, तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O। क्या होगा भाई? D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। याद करके जाना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया? जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं आपसे? संभावित क्वेश्चंस हैं। टिटनेस किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है? तो देखिए टिटनेस की बात करते हैं हम लोग, तो टिटनेस होता है हमारा जीवाणु के कारण, यानी कि बैक्टीरिया। ये बैक्टीरियल डिजीज है, ये बैक्टीरिया के कारण होता है। टिटनेस इज कॉज्ड बाय विच माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? आंसर क्या आएगा? बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया? उस जीवाणु का नाम बता दो। तो वह जीवाणु है क्लास्ट्रोडियम टिटेनी। क्लास्ट्रोडियम क्या? टिटेनी, क्लास्ट्रोडियम टिटेनी। ये है क्लास्ट्रोडियम टिटेनी, ठीक है, क्लास्ट्रोडियम टिटेनी। ये हमारा क्या होता है? टिटनेस कॉज करता है, ठीक है। और टिटनेस में कौन सा हम टीका देते हैं? टीका किसका देते हैं? तो हम डीपीटी का टीका देते हैं। डीपीटी ये 3 रोगों में दिया जाता है। एक तो डिप्थीरिया, पर्टूसिस यानी कि जो खांसी होती है, पर्टूसिस, और टिटनेस में इसको हम जॉ लॉक डिजीज भी कहते हैं। टिटनेस को हम क्या कहते हैं? जॉ लॉक रोग कहा जाता है। जॉ लॉक डिजीज कहते हैं, टिटनेस को कहते हैं। तो डीपीटी का इंजेक्शन किसमें दिया जाता है? टिटनेस में। एक्चुअली 3 बीमारियों में दिया जाता है, एक तो डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनेस। डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनेस। जब कभी रस्टेड आयरन का टुकड़ा हमारे बॉडी के किसी पार्ट में लग जाता है तो ये रोग होने के चांसेस होते हैं, और वो जीवाणु से होता है। इसको बोलते हैं क्लास्ट्रोडियम टिटेनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? हु डिस्कवर पेनिसिलिन? तो ये थी पहली जो एंटीबायोटिक थी पेनिसिलिन, इसकी खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, ठीक है। पहली एंटीबायोटिक है, इसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। पेनिसिलिन क्या है? एक कवक है, ठीक है, एक फंगी है। और कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। क्या कहलाता है? माइकोलॉजी कहलाता है। और जो शैवालों का अध्ययन होता है, जो शैवालों का अध्ययन होता है वो क्या कहलाता है? स्टडी ऑफ एल्गी। ये एल्गी है, एल्गी, स्टडी ऑफ एल्गी, फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी आपका एल्गी का अध्ययन है।
अच्छा, इन दोनों के बीच में एक रिलेशन होता है, इसको बोलते हैं सहजीविता, जीविता यानी कि सिम्बायोसिस, इसको कहते हैं सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस, ये सिम्बायोसिस इन दोनों के बीच की एक रिलेशनशिप होता है, इसको सिम्बायोसिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है। कोशिका भित्ति डैश कोशिकाओं में पाई जाती है। कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है? तो सेल वॉल। कोशिका भित्ति का मतलब सेल वॉल। सेल वॉल प्रेजेंट इन, तो सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, जंतु कोशिकाओं में अनुपस्थित होती है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ किसमें? प्लांट सेल में प्रेजेंट होगी। ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स, यानी कि सेल वॉल ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल, नॉट एनिमल सेल। एनिमल सेल या जो जंतु कोशिका होती है उसमें नहीं पाई जाती है, सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में पाई जाती है। आ रही बात समझ में? सभी को समझ आ रहा है ना? करेक्ट है ना? तो इसमें किसमें पाई जा रही है भाई? इसमें ये पाई जाती है प्लांट सेल में पाई जाती है। किसकी बनी होती है ये? किसकी बनी होती है? तो ये सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। पादपों में किसकी बनी होती है? सेलुलोज। और क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, कवकों की कोशिका भित्ति, कवकों की कोशिका भित्ति, कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो कवकों की कोशिका भित्ति बनी होती है काइटिन की। द सेल वॉल ऑफ फंगी, सेल वॉल ऑफ फंगी इज मेड अप ऑफ, आंसर आएगा काइटिन। किसकी? काइटिन। और शैवालों की किसकी बनी होती है? तो शैवालों की बनी होती है सेलुलोज की। जो शैवाल होते हैं, एल्गी होती है, एल्गी की कोशिका भित्ति, जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है? यानी भित्ति वो किसकी बनी होती है? वो बनी होती है आपकी सेलुलोज की, सेलुलोज की। और जो बैक्टीरिया होते हैं उसमें भी सेल वॉल पाई जाती है, यानी कि कोशिका भित्ति वो ग्लाइकोपेप्टाइड्स की बनी होती है। किसकी? पेप्टाइड्स की बनी होती है, पेप्टाइड्स की बनी होती है, ग्लाइकोपेप्टाइड्स की बनी होती है। ये सारी चीजें आपकी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, सारी की सारी इंफॉर्मेशन को आप नोट कर लीजिए, है ना? इंपॉर्टेंट चीजें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? आवृत्ति का मात्रक होता है भैया हर्ट्ज। क्या होता है? हर्ट्ज होता है। हर्ट्ज इसको, इसका मात्रक है, तो हम इसको हर्ट्ज, ठीक है, हर्ट्ज इसका मात्रक होता है। अगली चीज, अगर आपसे तरंग दैर्घ्य का पूछते हैं, तरंग दैर्घ्य का पूछा जाता है वेवलेंथ। किसका? वेवलेंथ का पूछा जाता है। अगर आपसे मात्रक की वेवलेंथ का मात्रक क्या होता है, तो आप कहोगे सर मीटर। क्या होता है? मीटर या फिर एंगस्ट्रॉम। ठीक है, एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम यानी ए से ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं एंगस्ट्रॉम, तो मीटर या फिर एंगस्ट्रॉम। ठीक है। पास्कल किसका होता है भाई? पास्कल, पास्कल किसका होता है? तो पास्कल होता है दाब का, प्रेशर का होता है। किसका होता है? प्रेशर का होता है, दाब का होता है। दाब का एक मात्रक और होता है, और वो जो ड्राइव्ड फार्मूला है हमारा, जिसको हम बोलते हैं न्यूटन मीटर। क्या बोलते हैं? न्यूटन, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बात समझ आ रही है? सभी को चीजें समझ आ रही हैं? आगे देखो, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, कार्य अगर आपसे पूछा जाए कि कार्य का मात्रक क्या होता है, तो कार्य का सीजीएस मात्रक पूछा जाता है कार्य का, तो सीजीएस मात्रक अर्घ है। सीजीएस मात्रक, कार्य का सीजीएस मात्रक अर्घ, और बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है? ये सीजीएस मात्रक है, तो आप कहोगे सर डायन होता है। क्या होता है? डायन होता है। इंपॉर्टेंट चीजें हैं, सारी की सारी चीजें आप नोट कर लो। और आपसे किलोवाट घंटा ये ऊर्जा का मात्रक है। किसका मात्रक है? एनर्जी का यूनिट होती है किलोवाट घंटा। वाट, किलोवाट, मेगावाट, गीगावाट, ये सारे, और हार्स पावर जो अश्व शक्ति है, ये सारे के सारे किसके होते हैं? पावर के होते हैं। किसके होते हैं? पावर के होते हैं, शक्ति के होते हैं। फिर से देखो, वाट, किलोवाट, मेगावाट, गीगावाट और अश्व शक्ति, हार्स पावर, ये सारे शक्ति के मात्रक होते हैं। सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपको एक एक चीज याद करके जानी है और 100% आपको सफलता मिलेगी। कोशिका की मुद्रा किसे कहते हैं? अभी हमने बताया था एटीपी को कहते हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में
जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चिपचिपा पदार्थ होता है, मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स होता है, वहां पर एक साइकिल चलती है, एक चक्र परफॉर्म होता है, उस चक्र को कहते हैं क्रेब चक्र। क्या कहते हैं? क्रेब चक्र। तो क्रेब चक्र की साइकिल वहां चलती है, वहां पर ग्लूकोज टूटता है और एटीपी का फॉर्मेशन होता है। तो एटीपी को हम करेंसी हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, यानी कि करेंसी ऑफ द सेल कहते हैं, क्योंकि एटीपी के फॉर्म में ही एनर्जी हमारे बॉडी सेल्स के अंदर स्टोर होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कवक व शैवालों की सहजीविता, आपस में ये मिलके रहते हैं। ठीक है, सहजीविता सिम्बायोसिस क्या कहलाती है? द रिलेशनशिप बिटवीन एल्गी एंड फंगी आर कॉल्ड, तो उसे हम कहते हैं लाइकेन्स। ये कौन सा है? लाइकेन्स है, लिचेंस बोलते हैं इसको, लाइकेन, जिससे हम लिटमस पेपर निकालते हैं, लाइकेन। और लाइकेन क्या होते हैं? वायु प्रदूषण का प्राथमिक सूचक होते हैं, प्राथमिक सूचक हैं ये, वायु प्रदूषण का प्राथमिक सूचक होते हैं। जब आपके एनवायरमेंट में मतलब ये जो एल्गी हैं वो खत्म होने लगे, मरने लगे, इसका मतलब हमारे एटमॉस्फेयर में एयर पोल्यूशन बहुत ज्यादा है। तो ये एयर पोल्यूशन का एक सूचक होती हैं, प्राथमिक सूचक होती हैं, यानी कि प्राइमरी इंडिकेटर्स ऑफ एयर पोल्यूशन, प्राइमरी इंडिकेटर्स ऑफ एयर पोल्यूशन। हमारे एयर पोल्यूशन मतलब एटमॉस्फेयर में एयर पोल्यूशन का प्राइमरी इंडिकेटर्स होते हैं, प्राथमिक सूचक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रेबीज का टीका किसने खोजा? पहले हमें यह बता दो, जो रेबीज होता है वो किससे होता है? तो रेबीज होता है कुत्ते के काटने से, कुत्ते के काटने से होता है। ठीक है, डॉग के काटने से होता है। इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हाइड्रोफोबिया, क्योंकि यहां पर क्या होगा? हाइड्रो का मतलब होता है पानी और फोबिया का मतलब होता है डर लगना। हाइड्रोफोबिया, पानी से डर लगना, डर लगना बड़ी चीज है भाई, है ना? डर लगना, किसी से किसी को डर लग सकता है। तो अगर पानी से डर लग रहा है तो हाइड्रोफोबिया, और कहीं पत्नी से डर लगे तो पत्नी फोबिया। ठीक है, गर्लफ्रेंड से डर लगे तो गर्लफ्रेंड फोबिया। तो फोबिया का मतलब होता है डर लगना, सिंपल सी चीज है। हाइड्रो का मतलब पानी, तो पानी से डर लगना, इसमें इसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिया। तो रेबीज डिजीज में, और ये किसको प्रभावित करता है? ये हमारे तंत्र को प्रभावित करता है, यानी कि हमारे जो नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? नर्वस सिस्टम। किसके द्वारा होता है? तो ये विषाणु के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? विषाणु के द्वारा होता है। रेबीज वायरस, या इसी को रेब्डो वायरस। अच्छा, अभी इसका आंसर नहीं, इसके क्वेश्चन पूछा था इसके टीके की खोज किसने की? हमने सारी चीजें कर ली, बस इसका आंसर अभी भी नहीं। तो लुईस पाश्चर। कौन? लुईस पाश्चर ने इसके टीके की खोज की थी। लुईस पाश्चर इसका सही आंसर होगा। और भी सारी इंफॉर्मेशन आपको क्या करना है? नोट करना है अपनी कॉपी में, इनको रिवाइज करना है, क्योंकि सारी की सारी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। आ रही बात समझ में? एक एक चीज इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज मैं समझ के और आपको काफी एनालिसिस करने के बाद दे रहा हूं, क्योंकि आपका आगामी एग्जाम जो आने वाले शिफ्ट हैं वो सारे एग्जाम को ध्यान में रखते हुए कि भाई किस तरीके के और क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, उनको ध्यान में रखते हुए सारी चीजें हैं। और अभी तक जो भी पेपर आया हुआ है बहुत सिंपल क्वेश्चंस हमने सारे के सारे आपको क्लासरूम में नोट्स में लिखा रखे हैं, आप पक्का पढ़ के जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा जीव है जिसमें आरबीसी में केंद्रक अनुपस्थित होता है? सॉरी, यहां पर ये देखो, वैसे तो अनुपस्थित ना लिख करके यहां पर आप लिख लो उपस्थित होता है। अनुपस्थित ना लिख करके लिख लो उपस्थित होता है। अब क्वेश्चन पढ़ो, ऐसा कौन सा जीव है जिसके आरबीसी में केंद्रक उपस्थित होता है? देखिए, केंद्रक तो वैसे आरबीसी में क्या होता है? अब्सेंट होता है। आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, न्यूक्लियस अब्सेंट होता है। लेकिन एक प्रजाति है ऊंट की,
ऊंट की एक प्रजाति है, ऊंट की एक प्रजाति है लांबा। कौन सी? लांबा। इसकी आरबीसी के अंदर, आरबीसीज में केंद्रक, केंद्रक क्या होता है? उपस्थित होता है। क्या होता है? उपस्थित होता है। जनरली मुख्यतः आरबीसी के अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता है, केंद्रक अनुपस्थित। तो लिख लेना मुख्य, ये भी क्वेश्चन लिख लो, मुख्यतः आरबीसी में, आरबीसीज में केंद्रक, केंद्रक क्या होता है? अनुपस्थित होता है, अनुपस्थित होता है, अनुपस्थित होता है। लेकिन किसमें? एक ऊंट की प्रजाति है लांबा, उसमें पाया जाता है। सिर्फ एक ऊंट की प्रजाति जो है लांबा, उसमें ये नोटिस किया गया है, वो पाया जाता है। अदरवाइज सब में क्या होता है? जितनी सारी आरबीसी होती है उनमें सब में एब्सेंट होता है। आरबीसी का लाल रंग होता है हीमोग्लोबिन के कारण, और हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट है जिसके कारण आरबीसी का कलर कैसा होता है? लाल होता है। और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के परिवहन में सहायता करता है। ऑक्सीजन के परिवहन में क्या करता है? सहायता, यानी कि टू कैरी ऑक्सीजन इनसाइड द बॉडी, बॉडी में ऑक्सीजन के परिवहन में सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कौन सी धातु द्रवित अवस्था में पाई जाती है, यानी कि कौन सी ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है? आंसर आएगा पारा, यानी कि Hg, Hg मरकरी पारा। पारा द्रव अवस्था में पाई जाती है। ऐसी धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है वो है हमारी पारा। क्वेश्चन अगर ये पूछ दे किन धातुओं को, किन धातुओं को चाकू से काटा जा सकता है, यानी कि चाकू मतलब विच मेटल्स कैन कट बाय नाइफ, इसको नाइफ से, चाकू से काट सकते हैं। तो आपकी सोडियम और पोटेशियम, सोडियम एवं पोटेशियम, पोटेशियम, सोडियम एवं पोटेशियम को हम क्या कर सकते हैं? चाकू से काट सकते हैं। Na और K, सोडियम और पोटेशियम को हम चाकू से भी काट सकते हैं, इतनी सॉफ्ट मेटल्स होती हैं। ठीक है। और अगर पूछा जाए कौन सी अधातु, अधातु द्रवित अवस्था में पाई जाती है, तो आप कहोगे ब्रोमीन, Br, ब्रोमीन। कौन सी? ब्रोमीन। ब्रोमीन एक ऐसी धातु है जो द्रवित अवस्था में, यानी तरल पदार्थ में, लिक्विड स्टेज में प्रेजेंट होती है, पाई जाती है। तो ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। सारे के सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं बिकॉज ये सारे कहीं ना कहीं पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जल का पीएच मान कितना होता है? देखिए शुद्ध जल का पूछा जाता है, यानी प्योर वाटर जो होता है हमारा, प्योर वाटर होता है, इसका पीएच मान कितना होता है? इसका पीएच मान 7 होता है, यानी कि उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है, उदासीन। अगर हम पीएच स्केल की बात करें तो ये हमारी पीएच स्केल है। ठीक है। यहां पर 7 रिप्रेजेंट होता है और यहां अप टू कितना जाता है? अप टू 14, अप टू 14, यानी कि 1 से लेकर के से, अगर 7 से कम है तो ये होती है अम्लीयता, अम्लीयता बढ़ती है, यानी कि एसिडिटी बढ़ती है। कौन सी? एसिडिटी, एसिडिटी बढ़ती है। और 7 से कम होता है तो ज्यादा होता है तो क्षारीयता बढ़ती है। क्या बढ़ती है? क्षारीयता, यानी कि बेसिसिटी, बेसिसिटी बढ़ती है। तो देखिए मोर देन 7 बेसिसिटी, लेस देन 7 तो एसिडिटी, यानी कि अगर 7 से कम है तो वह कैसा होगा? एसिडिक होगा, और अगर 7 से ज्यादा है तो कैसा होगा भाई? बेसिक होगा। तो ये आपको याद रखना है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ अगर किसी भी सॉल्यूशन का मान ये 1 से 7 के बीच में है तो वह एसिडिक होगा, और 7 से 14 के बीच में है तो वह क्षारीय होगा। ठीक है। अच्छा 7 कैसा होता है? ये होता है उदासीन। कैसा होता है? उदासीन होता है। उदासीन का मतलब न्यूट्रल होता है। ये कैसा होता है? उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। इसका मान न्यूट्रल होता है, इसका मतलब ना ही एसिडिक है और ना ही बेसिक है। तो शुद्ध जल जो होता है, इसको हम डिस्टल वाटर की बात करते हैं, डिस्टल वाटर भी। ठीक है। डिस्टल वाटर, शुद्ध जल। कुछ पीएच वैल्यू आप याद कर लो, पूछी जा सकती है, जैसे कि आपसे रक्त का 7.4, मूत्र का यानी कि जो ब्लड का होता है 7.4 होता है, यूरिन का 6.4 होता है, और अगर 5.5 से लेस हमारे माउथ का पीएच मान हो जाए
5.5 से अगर कम हमारे माउथ का पीएच मान हो जाए तो हमारे जो टीथ हैं, दांत हैं, वो सड़ने लगेंगे। ठीक है, नींबू का पूछ लेते हैं अगर नींबू का, तो इसका 2.25 ये पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट ये सारी चीजें हैं, आपको याद करना है इंपॉर्टेंट चीजें। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाइड्रोजन्स दे रखे हैं, हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2। देखिए नीचे जो रिप्रेजेंट करते हैं वो क्या होते हैं, हमारे एटॉमिक नंबर होते हैं। नीचे जो रिप्रेजेंट करते हैं वो एटॉमिक नंबर होते हैं, 1 1 1, ये 1, ये सारे एटॉमिक नंबर हैं। इनको हम बोलेंगे परमाणु क्रमांक। ठीक है, तो परमाणु क्रमांक समान है, लेकिन ये देखो 1 2 और 3 परमाणु भार ऊपर क्या होते हैं, परमाणु भार। परमाणु भार को एटॉमिक वेट कहते हैं। क्या कहते हैं, एटॉमिक वेट। तो एटॉमिक नंबर सेम है बट एटॉमिक वेट अलग अलग है, ऐसे तत्वों को हम कहते हैं समस्थानिक। क्या कहते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं, यानी कि इनको हम आइसोटोप्स कहते हैं। क्या कहते हैं, आइसोटोप्स कहते हैं, समस्थानिक या आइसोटोप्स कहते हैं। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। पहला जो हाइड्रोजन 1 1 दे रखा है, इसको हम प्रोटियम कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोटियम कहते हैं। हाइड्रोजन 1 और 2 दे रखा है, इसको ड्यूटेरियम कहते हैं। क्या कहते हैं, ड्यूटेरियम कहते हैं। जो हाइड्रोजन 1 और 3 दे रखा है, इसको ट्राइट्रियम कहते हैं। ट्राइट्रियम कहते हैं, तो इसको हम ट्राइट्रियम कहते हैं। तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ठीक है, और ट्राइट्रियम। ठीक है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। एक एक चीज नोट कर लीजिए। क्लोरीन का भी देखिए, क्लोरीन अगर 17 और ये 35 और 17 37, ये भी आपके कैसे होते हैं, समस्थानिक हैं। एटॉमिक नंबर सेम है बट एटॉमिक वेट अलग अलग है। और अगर उल्टा पूछ लें कि एटॉमिक वेट सेम हो और एटॉमिक नंबर अलग अलग हो, तो आपका समभारिक होता है, आइसोबार्स कहते हैं उसे। क्या कहते हैं, आइसोबार्स कहते हैं। तो चीजें समझ आ रही हैं, जल्दी से एक बार करो, फिर आगे नेक्स्ट हम लोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पानी का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है। पानी का जो अधिकतम घनत्व होता है वो किस तापमान पे होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस। किस पे होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है अधिकतम घनत्व। ठीक है, जल्दी से इसको लिख लो, कब होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है अधिकतम घनत्व। ठीक है, हो गया सभी का। ठीक है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पे इसका क्या होता है, अधिकतम घनत्व होता है। मैक्सिमम डेंसिटी होती है, मैक्सिमम डेंसिटी होती है 4 उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सर्वश्रेष्ठ किस्म का कोयला कौन सा है, सबसे अच्छी क्वालिटी का कोयला कौन सा होता है। देखिए 95% के आसपास जो कार्बन होता है वो किस में पाया जाता है, एंथ्रेसाइट्स में। एंथ्रेसाइट्स में पाया जाता है। तो एंथ्रेसाइट्स अच्छी क्वालिटी का होता है, अच्छी क्वालिटी का है। एंथ्रासाइट्स है, एंथ्रासाइट्स। एंथ्रासाइट्स जो होता है ये गुड क्वालिटी का कोल होता है। और एक हमारा होता है पीट। पीट जो होता है वो हमारा बैड क्वालिटी का होता है, या हम कह सकते हैं अच्छा नहीं होता है, ये अच्छी किस्म का कोयला नहीं है। ठीक है, ये अच्छी किस्म का कोयला नहीं। तो एंथ्रासाइट जो होता है वो अच्छी क्वालिटी का कोयला होता है। इसका आंसर आएगा एंथ्रासाइट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हेमेटाइट। हेमेटाइट किसका अयस्क है, तो हेमेटाइट आयरन का अयस्क होता है। किसका होता है, आयरन का अयस्क होता है। लौह का अयस्क है, लौह यानी कि हमारा Fe का अयस्क होता है, ओर होता है। अगर आपसे पूछा जाए, है ना, अगर पूछा जाए आपसे
तो ये होगा हमारा आयरन। अगर आपसे एल्युमिनियम का पूछ ले, एल्यूमिनियम का पूछ ले, एल्युमिनियम का पूछ ले, तो इसका क्या होता है, देखिए एल्युमिनियम का तो एक बॉक्साइड, हाँ बॉक्साइड, बॉक्साइड किसका है, एल्युमिनियम का है, किसका है, एल्युमिनियम का। हार्न सिल्वर किसका होता है, हार्न सिल्वर, तो ये सिंपल से हार्न सिल्वर अर्जेंटाइट, ये सब किसका होता है, एजी का होता है, सिल्वर अर्जेंटाइट या फिर हार्न सिल्वर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन शायद ये लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा, ठीक है। मानव द्वारा डैश आवृत्ति की ध्वनि को सुना जा सकता है, यानी कि मानव किस प्रकार की आवृत्ति को सुन सकता है। देखिए मानव जो होता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की ध्वनियों को सुन सकता है। इसका मतलब हुआ कि जो मानव होता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की ध्वनियों को सुन सकता है। एक बच्चा कह रहा था सर उसमें ऑप्शन ऐसे दे रखा था 20 हर्ट्ज से 20 के हर्ट्ज, तो के का मतलब 1000 होता है। तो कभी अगर ऑप्शन इस तरीके से दे रखा हो तो आप गलत मत कर देना, क्योंकि आते हुए क्वेश्चंस गलत कर देते हो तो गलत चीजें हैं। तो 20 हर्ट्ज से अगर कम की आवृत्ति की ध्वनि है, आवृत्ति की ध्वनि है, तो उसको बोलते हैं अवश्रव्य। क्या बोलते हैं, अविश्रव्य बोलते हैं। इनको मानव नहीं सुन सकता। और 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की मानव सुन सकता है। 20 हर्ट्ज से जो अधिक की आवृत्ति की ध्वनि होती हैं, यह 20 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनियां जो होती हैं अधिक, उनको बोलते हैं प्राश्रव्य। क्या बोलते हैं, प्राश्रव्य, अल्ट्रासोनिक, ठीक है। वेव या साउंड जो भी है, वेव या साउंड, ठीक है, वेव बोलते हैं। जो इनको भी नहीं सुना जा सकता है। और चमगादड़ अपने पंखों से इनको प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा कि कौन सा जीव अपने पंखों से अल्ट्रासोनिक जो वेव होती है उनको प्रोड्यूस कर सकता है। आंसर आएगा चमगादड़। कौन सा, चमगादड़। और चमगादड़ है क्या, तो एक स्तनधारी जीव है, एक स्तनधारी है, एक मैमल्स है, ठीक है। और सोनार में किसका, तो प्राश्रव्य, सोनार में किसका यूज करते हैं, तो प्राश्रव्य ध्वनियों का यूज किया जाता है। तो ये सारे हमारे क्वेश्चंस थे जो आज हमने आपके सामने डिस्कस किए। यकीन मानिएगा कि भाई ये सारे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। मैं अपनी बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूं और आप भी अपना बेस्ट देने की तैयारी में लग जाइए, अच्छे से पेपर करके आइए, क्योंकि आपका सिलेक्शंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप जब मेहनत करते हो, चीजों को समराइज करके आप ईमानदारी के साथ में पेपर देते हैं, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, 100% आपका सिलेक्शन होगा। तो ये सारी चीजें हैं, इंपॉर्टेंट चीजें थी जो हमने आपके सामने डिस्कस की हैं। नेक्स्ट क्लास में और भी अच्छी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतने रखते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।